Good morning, students. This is Atul from Gateway School, and this is the 5 part of French Revolution. In this video, we will discuss the topic of state journal. What is the importance of state journal, and how can we define state journal? इसको यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट जनरल क्या था। देखो, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि राजा को टैक्स लगाने की जरूरत थी, और वो सारा का सारा टैक्स कौन पे करता था? कॉमन क्लास पे करता था। It means कि the whole taxation, the burden of the whole taxation was shoulder on the common class, ठीक है। और common class जो थे वो पूरा का पूरा टैक्स पे करते थे। The first state and the second state were free from taxation, जो हमने पहले ही समझ लिया। इस क्लास में हमें समझना है कि स्टेट जनरल क्या था, स्टेट जनरल को लेकर क्या बातें हो रही थी, स्टेट जनरल में कौन कौन लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन सबको लेकर दूर करेंगे सारे पर। स्टेट जनरल इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। पॉलिटिकल बॉडी मतलब जहां पे पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू स्टूडेंट्स, कई तरह के मैटर्स, टैक्सेशन, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी वेयर important matters including taxation was discussed। तो जितने भी important matters थे including taxation वो डिस्कस किया जाता था, यानी कि टैक्स किन पे लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, किन किन प्रोडक्ट्स पर लगाना है, ये सारे टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, दिस असेंबली वाज अटेंडेड बाय ऑल द 3 स्टेट्स। ऑल द 3 स्टेट्स का मतलब the first state the clergy, the second state the nobility or administrative class, the third state that is common class that comprise the 90% population of France, and the first state and the second state sent 300 representative each, यानी कि दोनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव कितने भेजे? 300। आप एक कल्पना कीजिए कि पॉपुलेशन ज्यादा किसका है? कॉमन क्लास का, ठीक है। तो उन्होंने कितना भेजा? थर्ड स्टेट ने भेजा 600 और बाकी लोगों ने कितना भेजा? 300, ठीक है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स को टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स पे नहीं करना है। राजा चाहता है कि टैक्स लगाया जाए किसके ऊपर? कॉमन क्लास के ऊपर। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स ही पे नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से कॉमन क्लास के खिलाफ जाएगा ये व्यू, या जो भी लॉ लाया जाएगा। उस समय क्या होता था कि वोटिंग सिस्टम होता था, और वोटिंग सिस्टम जो होता था वो ऐसा नहीं था कि हर मेंबर को दिया गया, हर क्लास को दिया जाता था, हर स्टेट को दिया जाता था। जैसे फर्स्ट स्टेट को 1 वोट, सेकंड स्टेट को 1 वोट और थर्ड स्टेट को 1 वोट। तो 1 वोट राजा का हो गया कि राजा ये चाहता है टैक्स लगाया जाए। सेकंड स्टेट फर्स्ट स्टेट का को भी 1 वोट हो गया, क्लर्जी भी चाहता है कि लगाना चाहिए टैक्स, और उसे थोड़ी टैक्स पे करना था, टैक्स को पे करना था कॉमन क्लास को, ठीक है। और सेकंड स्टेट भी चाहता है, नॉबिलिटी भी चाहता है कि टैक्स लगाया जाए, क्योंकि उसका तो नुकसान हो नहीं रहा है, उसे तो टैक्स देना नहीं है। और पहले वाले जो वीडियो में हमने बात किया था इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पर, जिसमें तीर था, फ्यूडल ड्यूज था, टैली था, दीज आर द टैक्स ऑलरेडी इम्पोज्ड ऑन द शोल्डर ऑफ कॉमन क्लास। तो ये सारे के सारे टैक्सेस पहले से ही लगाए जा चुके थे। अब इसमें क्या था कि पूरा का पूरा थर्ड स्टेट को देना था। थर्ड स्टेट ने इस बार मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाले भाई? तो हमेशा मैं ही क्यों? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट भी क्यों नहीं देता? नॉबिलिटी और क्लर्जी जो क्लासेस हैं, जो स्टेट है, वो तो टैक्स क्यों नहीं पे करता? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि कॉमन क्लास इस बात को मानने से तैयार नहीं था कि भाई हमेशा पूरे राज्य की खानापूर्ति के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, आर्मी को मेंटेन करना है, पॉपुलेशन को प्रोडक्ट्स देना है, तो प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो केवल कॉमन क्लास ही क्यों टैक्स पे करे? जो अदर 2 स्टेट्स हैं, जो इतने ज़्यादा वेल्दियर हैं, इतने ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिलता है बाय बर्थ, वो क्यों नहीं टैक्स पे करते हैं? ये सारे काउजेस को लेकर वो वहाँ से वॉकआउट हो गए उस असेंबली से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। और इस असेंबली में पीजेंट्स, आर्टिसंस और वोमेन, महिलाओं को किसी भी तरह का एंट्री नहीं था इस असेंबली में। इट मीन्स कि महिलाओं के साथ उस समय भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी था। उनके पास किसी तरह का कोई राइट नहीं था। केवल इनके पास था जो थर्ड स्टेट्स में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने ये व्यू दिया था कि नहीं, सोसाइटी में जो भी प्रिविलेज है वो सबको एक समान मिलना चाहिए और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं
और मिलना भी चाहिए तो बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, बाय मेरिट मिलना चाहिए, टैलेंट के आधार पर, स्किल के आधार पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टेट जनरल में कि स्टेट जनरल को किस तरह से डेवलप हो रहा था और किस तरह से उसमें कई तरह के टैक्सेशन की बात की जाती। लुईस 16 कभी भी स्टेट जनरल को ही बुलाकर केवल टैक्स लगा सकता था। वो ऐसा नहीं था कि अकेले डिसीजन ले लेता टैक्स कितना लगाना है। ये जब भी लगाता था ये बड़ा ही इलेक्शन के थ्रू होता था, ये वोटिंग के थ्रू होता था, लेकिन हमेशा कॉमन क्लास के ऊपर ही इसका दाज मिलता था। इसका पूरा का पूरा जो बर्डन था, पूरा का पूरा बोझ था, वो कॉमन क्लास के ऊपर मिलता था। तो कॉमन क्लास ने इस बात से पूरी तरह से इस बार विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ग्रीवेंसेस को पूरा नहीं किए जा रहे और आप हमारे ऊपर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, तो हम इस बार नहीं देंगे। इस बार उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और कहा अगली बार से ऐसा होगा कि समाज में या राष्ट्र के निर्माण के लिए तीनों क्लास जिम्मेदार हैं और तीनों ही जब तक टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक हम टैक्स अकेले पे नहीं करेंगे, अगर देना चाहते हैं तो तीनों एक साथ। तो ये था पूरा का पूरा स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जिसमें हमने समझा ये 4-5 पॉइंट। पहला क्या समझा? इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी वेयर इम्पॉर्टेंट मैटर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन वर डिस्कस्ड, ठीक है। This assembly was attended by all the 3 states। ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं एक शॉर्ट नोट की तरह 3 मार्क्स में, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी इसको हेल्पफुल होगा आपके लिए। The first state and the second state sent 300 representatives each, while third state sent 600 representatives। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का 300 है और मानते हैं कि 90% पॉपुलेशन है 600 का। आपको एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात, जो असेंबली होता था ये राउंड से होता था, दोनों तरफ से राउंड होता था और इसमें केवल बैठने की इजाजत किसको थी? क्लर्जी एंड नोबिलिटी क्लास। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको केवल ये अनुमति थी, इनको अलाउ था, परमिशन था कि वो बैठ सकते हैं, बाकी लोग खड़े होते थे। इट मीन्स कि कॉमन क्लास खड़े होकर बातें करते थे, खड़े होकर डिस्कशन करते थे, चाहे वो टैक्सेशन का मामला हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, इन सभी चीज़ों को लेकर वो खड़े होकर बात करते थे। और जिसमें महिलाओं को, मजदूरों को, आर्टिसंस को, पेजेंट्स को, उनको किसी भी तरह का कोई एंट्री नहीं था। ये पूरी तरह से इनइक्वल था, ये पूरी तरह से इनइक्वालिटी था, डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन ऐसा हो रहा था, कब हो रहा था? लुईस 16 के पीरियड। और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं ओल्ड रिजीम। तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी उसको ओल्ड रिजीम में कहते हैं। और ओल्ड रिजीम के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर चुका कि ओल्ड रिजीम क्या है। ओल्ड रिजीम 1789 से पहले का जो पीरियड है, बिफोर द पीरियड ऑफ 1789, उसको ओल्ड रिजीम कहते हैं और उसके बाद के पीरियड को न्यू रिजीम कहते हैं। तो ये सारी बातों को हमने डिस्कस पहले वाले वीडियो में कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्टेट जनरल में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल असेंबली के बारे में। देन वी विल डिस्कस द कि कैसे फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो उसमें हम लोग 2 बातों पर डिस्कस करेंगे। पहला, नेशनल असेंबली क्या है, नेशनल असेंबली में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके लीडर्स कौन थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और साथ ही साथ कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, टिल देन गुड बाय।